एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे टकराव जीत का में बड़ा शानदार मैच हुआ और आखिरकार इंडिया को हमने 48वें ओवर तक जाता देखा। इस पूरे टूर्नामेंट का पहला 48 ओवर है जो इंडिया ने खेला है, वरना तो भाई वो चेज़ कर ही नहीं रहे। वो तो 35 36 40 से पहले पहले सारा काम मुका देते हैं। तो है फिर कोई जो इंडिया को हराए? भाई काशिफ शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और काशिफ भाई को हम 2-1 दिन के बाद वेलकम करते हैं जी अपने स्टूडियोज़ में। और इनके साथ साथ मेरी बहुत फेवरेट, बल्कि आप सब उन्हें बड़ा गौर फिक्र से सुनते भी हैं, हम उन्हें और उनसे सीखते भी हैं, क्रिकेट कमेंटेटर और आर्टिकल बहुत शानदार आजकल लिख रही हैं मैम। लगता है सारी अंदर की बातें लिख देंगी पूरे आर्टिकल में। मैम लीना मोइन ने हमें ज्वाइन किया, साथ ही साथ इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हफीज़ अवान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी आप तमाम हजरात का। काशिफ भाई मैच तो हो गया आला, 274 का टारगेट था, मुझे लगा 274 थोड़ा कम कर गए, लेकिन चूंकि धर्मशाला की पिच ऐसी है, ग्राउंड ऐसा है, फाइटिंग बहुत अच्छी। और अब मुझे नजर आया यही दो टीम है वर्ल्ड कप की जो आपस में लड़ भी नहीं और अच्छा खेले, बस दोनों ने बहुत अच्छा नहीं। देखिए धर्मशाला का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो यहाँ 280-90 जो है एक अच्छा टोटल है, जो कि चेज नहीं होता, विनिंग टोटल है, विनिंग टोटल है। और दूसरी बात है कि अगर आप न्यूजीलैंड की इनिंग देखें तो आखिरी 6 खिलाड़ी उनके 10 ओवर्स में आउट हो गए और स्कोर भी वो तकरीबन कोई कितना उन्होंने ऐड किया था, 50-60 रन, 68 या ऐसे कुछ इतना रन उन्होंने ऐड किया, तो वहाँ उनको हिट लग गई। वरना एक स्टेज पे जब मिचेल खेल रहा था और रविंद्रा खेल रहा था, उसके बाद जब फिलिप्स भी खेल रहा था और जब तक वो खुद खेलता रहा है तो लग ऐसे रहा था कि 300 का टोटल जो है वो दैट वाज ऑन द कार्ड्स। लेकिन उसके अलावा जब इंडिया ने जो किया ना, कम बैक किया और आखिरी 10 ओवर कंट्रोल कर ली, मैं समझता हूँ वो वहाँ से उनका विनिंग स्ट्रीक शुरू हो गई थी। शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज शामी को लेकर आए और शामी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। और लेकिन आप देखें ये वही यादव था जिसकी पिटाई की टिका के, क्योंकि एग्रेसिव डरे हुए थे सारे, वो एग्रेसिव खेले, यूज ऑफ फीट बहुत अच्छे तरीके से किया, गैप्स अच्छे तरीके से निकाले। और 19 पे 2 खिलाड़ी तो शुरू में आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन बड़ा अच्छा कम बैक किया न्यूजीलैंड ने। लेकिन यहाँ आपको फिर दाद देनी पड़ेगी विराट कोहली की, क्या जबरदस्त ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या जबरदस्त बैटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनिशर है, इससे अच्छा फिनिशर कोई भी नहीं है। देखिए नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे कैसे लेते हैं। शुरू में जब वो खेल रहा था, क्या था, शरियास इयर जब खेल रहा था, वो बिल्कुल सिंगल डबल कर रहा था, 40 गेंदों पे 22 रन बनाए हुए थे विराट कोहली ने, कोई जल्दी में नहीं था। सर उसको पता था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे सर पे, मैंने आखिर तक जाना है। और दूसरा उसको पता था कि टीम के लिए यही है रन रेट जो 6 का मेंटेन किया हुआ था, कोई जल्दी नहीं थी, आराम से खेलता रहा। और जब सीखने की बात, जब 2 ऊपर नीचे आउट हुए, रन आउट भी हुए, जो कि विराट कोहली की गलती की वजह से रन आउट हुआ था। लेकिन सर मैच लेकिन उसके बाद विराट कोहली, जडेजा और जबरदस्त व्हाट अ फिनिश। अच्छा दोनों तरफ रविंद्रा, मैम दोनों तरफ आज रविंद्रा अच्छा खेले, एक जडेजा था और एक सचिन रविंद्रा था, दोनों जो है ना रविंद्रा अच्छा खेले। लेकिन विराट कोहली तो जाहिर है एक डिफरेंस है इंडियन टीम में। विराट कोहली को अगर आप वैसे आप निकाल लेना इंडियन टीम से, आप यकीन करें आधी टीम है वो बंदा, मतलब पूरी तो नहीं क्योंकि पूरी टीम अच्छी है, पर आधी टीम है वो एक आदमी, बड़ा फाइटर है कमाल का, बहुत अच्छा खेला भाई, मज़ा आ गया। और तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा खेला। इंडिया के टक्कर की टीम मैम अगर कोई लग रही है तो सिर्फ न्यूजीलैंड ही लग रही है मुझे तो। हाँ देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्कशन को पीछे लेके जाती हूँ। जहां पर न्यूजीलैंड ये मैच हारा, आखिरी 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 54 रन बनाए एट 5.4। हाँ, वहां पर उनको अगर 25-30 रन और मिल जाते तो डेफिनेटली दे वुड हैव बीन इन अ विनिंग पोजीशन। फिर एक डेंट उनको लगा आखिरी ओवर्स में, सिर्फ 54 रन बनाए उन्होंने। एक डेंट उन्होंने लगा पावर प्ले पे, जहां उन्होंने अंडर 40 रन 30 रन बनाए। वहीं पर देखिए पाकिस्तान को भी हमेशा वही डेंट लगते हैं इन्हीं 2 एंड्स पे। फिर आपने बात की विराट कोहली की, तो देखिए विराट कोहली खाली नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो दोनों जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो उनमें अपनी मुल्क की जज्बा इतना ज्यादा है, अपने मुल्क से मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि वो नजर आती है। देखिए उनका एम लगता है दोनों लड़कों का, रोहित का भी और विराट कोहली का, कि उन्होंने अपने मुल्क को जिताना है, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, ये जज्बा मुझे शायद अपनी टीम में भी नहीं नजर आता। ठीक है, सेल्फिशनेस नजर आती है कई जगह, और शायद बहुत और मुल्कों की टीमों में भी मुझे ये जज्बा नहीं नजर आता, जो कि ये पेट्रियोटिज्म का जज्बा है। फिर बात करें टैलेंट की या सेल्फलेस होने की,
तो जिस तरह शुरू करते हैं रोहित शर्मा, उनका ये एम नहीं होता कि मैंने अपनी 50 करनी है, मैंने अपनी 100 करनी है, मैंने अपना ये अपना नहीं, कुछ नहीं। उनकी एम होती है पहले 8-10 ओवर में जितने से ज्यादा रन बना सके, जितने छक्के। मैं बार बार 6 रन का, मैं अब छक्का नहीं कहूंगी, मैं 6 रन का इस्तेमाल करूंगी वर्ड का, क्योंकि गलत मतलब लिया जा सकता। अच्छा, तो अब मेरा मतलब है कि जो मर्द हजरात प्लेयर होते हैं वो छक्के ऐसे मार सकते हैं। तो ये उनकी जो 2 पॉइंट्स है ना, वो बहुत जरूरी है कि एक वो सेल्फलेस होके खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, अपनी और ये जो छक्के लगाने की प्रैक्टिस है उन्होंने इतनी की हुई है, निडर होके खेलते हैं। तो आपको वो इतना एडवांटेज रोहित शर्मा दे देता है, शुरू में प्लेटफॉर्म दे देता है कि आगे आके विराट कोहली जैसे सुपर टैलेंटेड प्लेयर के लिए मार्शल मैं कहूंगी, एक का जो है वो प्लेटफॉर्म लेकर देता है। और विराट कोहली फिर अपनी पर्सनालिटी, टैलेंट, अपना माइंड, हर चीज पूरा अपना जिस्म का एक एक चीज की जान लगा के वो अपने मुल्क को मैच जिताते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये मुल्क की जो है ना मोहब्बत, ये भी बड़ी चीज है और ये भी बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, alongside their bravery, hitting sixers and their talent. क्या बात है जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जी आज के मैच पे? ये मेरा ख्याल है कि यहाँ से पाकिस्तान की तरफ अगर हम चलते जाते हैं, फिलहाल आज के मैच की बात कर लेते हैं। बहुत सारी रीना साहबा ने बातें की, पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन आज इसमें कोई शक नहीं कि वो जो पैट्रियटिज्म की बात कर रही हैं, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, इवन कोहली अपना 50 और 100 करने के बाद जो सेलिब्रेशन करते हैं वो तो अलग से है, लेकिन वो कैच करने के बाद भी जैसे पूरे स्टेडियम को अपने साथ मिला लेते हैं, जैसे पंप अप कर देते हैं, तो लगता है कि वो वाकई मतलब एक टीम लड़ रही है ना। वो कैच के बाद भी देखें तो उनकी सेलिब्रेशन एक बिल्कुल एक इंतहा तक होती है। हालांकि जितनी ज्यादा वो क्रिकेट खेल चुके हैं, आमतौर पर खिलाड़ी जो आगे जाता है, ज्यादा से ज्यादा खेलता जाता है, तो थोड़ा कूल और काम होता जाता है, लेकिन उनके अंदर रिजिलियंस मुझे लगता है बढ़ती जाती है, रन्स की भूख भी बढ़ती जाती है और मैच जीतने की भूख भी बढ़ती जाती है। तो ये कोहली को बिल्कुल एडवांटेज है और उसमें कोई डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बात की, अब सारे हजरात मौजूद हैं। मैं इसको कहता हूँ पॉजिटिव एग्रेशन है। वो बदतमीजी नहीं करता किसी के साथ, उसने बदतमीजी नहीं की किसी के साथ, वो खुद ही एक मजे लेता है, वो खुद ही इंजॉय करता है, चीखता पुकारता, बदतमीजी नहीं करता, कभी किसी पे शाउट कर ऐसा नहीं करता वो। ये उसमें एक अच्छी चीज है। इसमें अरसलान भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है बेंच स्ट्रेंथ। देखिए अब न्यूजीलैंड को भी ले लें, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा मैच खेला मेरे ख्याल में। जिस प्रेशर से वो निकले, 19 पर 2 आउट, उसके बाद 274 पर लेके जाना और डेरिल मिचेल का ऑल द वे खेलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ से 250 भी कर सकेंगे, लेकिन एक वक्त वो आया कि ठीक है, उन्होंने आखिरी ओवर में उसको कैपिटलाइज उस तरह से नहीं किया। क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलिंग, डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की। और दूसरी जो फैक्टर एक बहुत बड़ा था ना, वो ये है कि अब चूंकि विंटर आ रही है और ये नॉर्थ में मैच था, धर्मशाला में मैच था, तो विंटर अर्ली आ रही है, तो उसकी वजह से टॉयलेट भी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। तो मुझे यही लगा कि शायद आखिरी जो ओवर्स हैं, जो आमतौर पे सेकंड इनिंग के स्टार्ट में जो टॉयलेट होती थी, अब वो पहली इनिंग के आखिरी 10 ओवर्स में आ रही है। तो अगर आप देखें तो डेरिल मिचेल मारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो लगता था कि उनको बॉल शायद प्रॉपर नजर नहीं आ रही, और फिर उन्होंने स्ट्राइक अपने पास कम रखी। ये भी एक थोड़ा सा उनका नेगेटिव पॉइंट चला गया। उन्होंने रन तो बहुत अच्छे किए, कोई शक नहीं, लेकिन वो 10, 15, 20 रन ऐड कर सकते थे अगर वो बाकियों पर स्ट्राइक ना जाने देते, कम जाने देते। अच्छा टेक्निकल पॉइंट है डॉक्टर साहब, ये अच्छा पॉइंट है, ये इस पर डिस्कशन वाकई ये देखें ना, ये सही आप सारे हजरात, ये टेक्निकल पॉइंट अच्छा है कि भाई टॉयलेट आ जाएगी थोड़ी जल्दी। और फिर आज आया भी, हमने देखा धुंध भी हुई धर्मशाला में। और फिर थोड़ा सा एक चीज़ और होती है, एक टेक्निकल, आप ठीक है इंडिया नो डाउट कि वो इंडियन कंट्री है, वो वहाँ खेल रहे हैं, सारा कुछ है, पिचेज उनकी है, लेकिन एक प्लान और टेक्निकल, ये दो चीज़ें ना उनकी, टेक्निकल एस्पेक्ट और प्लान एक साथ दिखाई दे रहा है मुझे ग्राउंड में। देखें, ये सीखने की जरूरत। देखें बात ये है कि उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी की हुई है, नज़र आ रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी की हुई है। आप देखें रोहित शर्मा और विराट कोहली को उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले रेस्ट दिया मुकम्मल। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए वहाँ पर आए, फिर इन दोनों को उन्होंने नहीं खिलाया, बाहर बिठाया। इन्होंने अपने तमाम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी, सब ने खेला। सूर्या कुमार यादव, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, इतना बड़ा वो प्लेयर है, लेकिन उसकी जगह नहीं बन रही इंडिया की टीम के अंदर, उसको जगह ही नहीं मिल रही। आज उसने डेब्यू किया वर्ल्ड कप में 5वें मैच में जाकर, और स्कोर उसने फिर कुछ नहीं किया। तो इससे टैलेंट का पूल देखें कितना बड़ा है। इसलिए ये सब टीमों ने तैयारी करके टीमें यहाँ तक पहुँची है, इसलिए नज़र आ रहा है। साउथ अफ्रीका देख रहे हैं किस तरह वो तैयारी करके आए, किस तरह वो लड़ रहे हैं।
एनरिक नोकिया अभी तो उनकी टीम में हाँ, नहीं एनरिक नोकिया है, नहीं उसके खेल रहा। बावजूद देखें वो कितना जबरदस्त खेले, जेंसन को लेकर आए हैं। वैसे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, बॉबमा नहीं खेले। बबूमा को उन्होंने बाहर बिठाया बिठा है दिया ना ना, बबूमा। देखें एज अ कैप्टन वो बाहर बैठ गया ना, बाहर बैठ गया, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी इज टीम, Yes. प्रायोरिटी इंडिविजुअल नहीं है, टीम प्रायोरिटी है। इसलिए जो जो टीमें अपने आप को छोड़ के, ज़ात को छोड़ के टीम के लिए खेल रही हैं, वो ऐसे ही लड़ रही हैं, ऐसे ही उनका रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। तो ये ज़बरदस्त मैच हो, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन वो बात सही है कि हमारे लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, हमें भी सीखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए। कोई भी टूर्नामेंट आप 11 लड़कों से नहीं जीत सकते, आपके पास 18-19 लड़के ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हो, आपको पता होगा यार ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, इस तरह। हमारे पास नहीं है, हमारे पास पोजीशन ये थी कि आप वर्ल्ड कप, एशिया कप के वक्त दुनिया का बेस्ट पेस अटैक, दुनिया के बेस्ट बॉलिंग, एक बॉलर निकला है तो आप दुनिया की वर्स्ट बॉलिंग अटैक हो गया। तो फर्क देखें कितना ज्यादा है। और उसके बाद कमाल की बात यह है कि जिस बंदे को आपने बुलाया एशिया कप में खेलने के लिए कि आओ भी एशिया कप में खेलो, एज अ रिप्लेसमेंट खेलो, उसको वर्ल्ड कप में आपने ट्रैवलिंग रिजर्व रख दिया। मतलब मंतक ही समझ नहीं आ रही, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती क्या मंतक है, क्या है ऐसी चीज़ है। और उनको बाहर बिठाया हुआ है। यहाँ आपको बॉलर्स की ज़रूरत है, बॉलर्स पिट रहे हैं आपको, लेकिन आपका बॉलर जो कि कहते हैं डेथ का बेस्ट बॉलर है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। जो मिस्ट्री बॉलर है आपका, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है। तो बस फिर ऐसे ही होना है हमारे साथ। बड़े फैसले हमारे यहाँ। मैम लीना, इस पे जरा आपका भी कमेंट चाहिए। देखिए जी, मैं तो उस पर मुस्तकिली कमेंट कर रही हूँ कि इब्रार को नहीं खिलाया, और जैसे अभी इन्होंने कहा कि जमान खान को बिठा दिया बाहर, वो आपका डेथ बॉलर है। जितनी दफा भी उसको आप, चाहे वो पीएसएल में हो या इंटरनेशनली भी, अभी आप उसको डेथ में बॉलिंग देते हैं, वो आपके लिए जबरदस्त बॉलिंग करता है। अभी हाल में उसने एक दफा प्रोटेक्ट नहीं कर सका, वो डिफेंड नहीं कर सका वो रन्स, लेकिन वो उसका ओवर शानदार था। लेकिन वो जी ओवर अच्छा था, ओवर बहुत अच्छा था मैम, मैं एग्री। एज लग गया ना। आपने देखिए, सबसे पहले जो काशिफ बात करें ना, मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके जाऊंगी कि आपने अपना जो 15 का स्क्वाड है वो ही गलत सिलेक्ट किया। वो सही कह रहे हैं कि इब्रार को, आपका जो मिस्ट्री स्पिनर है, इंडिया में आप जा रहे हैं, आपने उसको बाहर बिठा दिया ट्रैवल रिजर्व में, इस तरह जमान को बाहर बिठाया। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात और आगे लेके जाऊंगी। एशिया कप में आपने नसीम की रिप्लेसमेंट बुलाया धानी को, हाँ, और उसको सारा वर्ल्ड ट्रैवल करके वो बेचारा श्रीलंका पहुंचा, बिकॉज उसको कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ी, स्ट्रेट फ्लाइट नहीं जाती, ये वो सारा मसला। और एक हफ्ते बाद उस बेचारे धानी का पता ही कोई नहीं, आपने हसन अली को बुला लिया। अच्छा, तो यही बातें जब हमारे मुल्क में, हमारी टीम में होती हैं तो अच्छा मैम, तो मुझे अगर आप बस चलती नहीं। 1 मिनट दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैम से ये बात शुरू करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब हमारी सिलेक्शन का मामला बनता है तो हम उसमें कंफ्यूज हैं, बेंच स्ट्रेंथ में कंफ्यूज हैं, और फिर आप प्लेइंग 11 में कंफ्यूज हैं। उसामा मीर को खिलाना है नहीं खिलाना है, उसामा मीर को बिठाना है, शादाब को खिलाना है, नवाज को ऑलराउंडर खिलाना है, पर ऑलराउंडर साबित नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे। हम बड़ी जगह पर बहुत कंफ्यूज हैं। कभी फ़हीम अशरफ को ले जाते हैं, फ़हीम अशरफ को 2 मिनट में ही बाहर कर देते हैं, फिर किसी और को ले जाते हैं। चलें जी, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। आज बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। केन विलियमसन बैग उठाए आए, जब रविंद्रा और मिचेल दोनों उस पर थे क्रीज पे, तो वो खुद आए, पानी पिलाया, कुछ चीज़ डिस्कशन हो रही थी, वो ना कर रहे थे, वहाँ अच्छी चीज़, दैट्स अ टीम मैन। और इस तरह ही होता है जी, यही तरीका कार। हमारे यहाँ सरफराज पानी पिलाने आ गया, आफत बच गई पूरे पाकिस्तान में। ओए होए होए, सरफराज को पानी पिलाने भेज दिया भाई आपने, ये आपने क्या। वो बेचारा खुद भी चाहता था कि मैं आऊँ, मैं उसको भी बेचारे को एम्बेरस कर दिया। हालांकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर है और वो इतना हम्बल है, आई नो हिम वेरी वेल, कि वो एक्सीलेंट बंदा है, उसको इससे को लेना। बल्कि वो तो अच्छी चीज़ थी कि सरफराज जैसा बड़ा प्लेयर ये काम करे, ताकि जूनियर्स को पता चले भाई यही काम करना है, हम इस पे क्या बना। अच्छा मैम लीना, आप जो बात कर रही थी, एक इसमें एडअप, एक तो आप ये सारी चीज़ों का हम लोग इस पे करते हैं। कल है अफगानिस्तान के साथ मैच, बड़ी कोई अलग से प्रैक्टिस की है आज शाहीन शाह अफरीदी ने, और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये बात मैं बड़े कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, 54 और 5 विकेट्स, ये बहुत अच्छी बॉलिंग है ऐसी पिचेस पे। लेकिन आप हारिस रऊफ को ऑन द अदर एंड देखें, अगर सपोर्ट ही ना मिले दूसरे एंड से, तो कैसे एक बंदा मुसलसल विकेट्स लेना शुरू कर दे, और फिर दूसरे एंड को भी चाहिए ना प्रेशर डाले। लेकिन हारिस रऊफ क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा आपको समझ आ रहा है मैम?
हाँ देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि सारे जो एक्सप्रेस बॉलर्स हैं, अगर आप वुड को भी देख लें, हारिस रऊफ को भी देख लें, तो उनको इन पिचों पे काफी मार लग रही है। लॉकी फर्गसन का ये है कि उनको मार लगती है, लेकिन वह 7 विकेट्स भी पिकअप कर लेते हैं। मैम एक और तो चीज ये कहूँ इसमें, वो जी वुड खाता है तो लगाता भी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही थी कि वो विकेट्स भी साथ पिकअप कर लेते हैं। आप फर्ज करें, आप 70 रन देके 2 या 3 विकेट पिकअप कर लेते हैं, तो आपके जो जो सिल्स हैं 70 रन देने के, वो थोड़े विकेट से धुल जाते हैं। हाँ। तो इसको, क्योंकि विकेट्स भी बिल्कुल या आखिर में मिल रही हैं और रन्स भी ये बेशुमार दे रहे हैं ना, देखें 3 ओवर में 50 रन, ये वो। तो मैं फिर एक दफा यही कहूंगी कि जैसे मैं थोड़े दिन 3-4 दिन पहले आप सब लोगों से ये गुजारिश करी थी कि शाहीन के लिए इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही मस्ट बी आउट ऑफ फॉर्म, या दिमाग पे कुछ होता है। क्रिकेटर्स भी एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो इसी तरह मैं कहूंगी कि हारिस रऊफ भी है, उसको भी थोड़ा सा अपना लेंथ पे जरा गौर कर लेना चाहिए। और एक तो उसको आदत है पावर प्ले के बाद बॉल करने की, क्योंकि नसीम नहीं है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन आके करनी कर पड़ रही है बॉलिंग। तो मे बी सम प्लेयर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। और इससे पहले आप बात करे थे नवाज की, ब्रेक से पहले, तो नवाज के लिए मैं ये कहूंगी कि सारे वर्ल्ड कप में मैंने इतना लॉस्ट क्रिकेटर नहीं देखा जितना कि नवाज है। मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ही इज क्लूलेस। बोथ शादाब एंड नवाज आर क्लूलेस बिकॉज दे आर नॉट, मैंने लिखा भी है, मैंने कई दफा कहा भी है कि दे आर नॉट वनडे क्रिकेटर्स, दे आर T20 क्रिकेटर्स। तो ये फिर एक दफा बात सिलेक्शन पे आ जाती है, थिंक टैंक पे आ जाती है कि ये किस तरह सोच रहे हैं। जैसे हमने पहला स्क्वाड भी डिस्कस किया, ट्रेवल रिजर्व्स जो हैं वो शायद टीम में होने चाहिए थे। जो 1-2 लोग जो ट्रेवल रिजर्व्स में जो टीम में, वो ट्रेवल रिजर्व में होने चाहिए थे। फिर हमने बैकअप की भी बात की, बहुत सी चीजों की बात की। तो ये जो तैयारी की काशिफ बात कर रहे थे, तो सब मुल्कों की तैयारी, भाई हमारी तैयारी क्या है? हमें किसी ने मना किया था या किसी ने हमें ट्रेन कर दिया था कि हम तैयारी ना करें वर्ल्ड कप की? नहीं मैम की थी, कपड़े बड़े अच्छे खरीदे थे हमने। हम तैयारी के वक्त कपड़े और शूज बड़े अच्छे लिए थे। लंका प्रीमियर लीग खेल रहे थे हम, 100 खेल रहे थे, कनाडा खेल रहे थे, हम नोट कमा रहे थे। हम तैयारी कर ही नहीं रहे थे, हम तो रेस्ट ही नहीं कर रहे थे। देखें, यही शुरू में मैं यही बात कर रही थी कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, एक एक पसीने की ड्रॉप से, उनकी कौमियत, इनका पेट्रियोटिज्म जो है वो छलक रहा होता है और झलक रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। तो ये तो फिर चीजें जाहिर है ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं तो डेंट करेगी। दो के मेरा ख्याल है कि वी हैव इमेंस टैलेंट, और थोड़ी बहुत ट्वीक करने से ये टीम भी अच्छी खेल जाएगी। लेकिन बहुत सी बातें जहां हमें, जिनको हमें देखना चाहिए। अच्छा मैम, जरा टेक्निकल बात है, अब हम जरा आएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाली बात पे ना। पहले मैं जरा डॉक्टर साहब का भी कमेंट है। डॉक्टर साहब, यही बात जो मैम लीना कह रही है ना, मैं इससे बल्कि बार बार ये बात करता हूँ कि नेशनलिज्म छलक रहा होता है, लड़ रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए। यार अब नीदरलैंड्स को देखें डॉक्टर साहब, 5 आउट हो जाते हैं, 100 पे लड़ते लड़ते 262 कर जाते हैं वो, और इस हद तक लड़े कि उन्होंने साउथ अफ्रीका तक को डैमेज कर दिया। सर, ये पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म की बात बहुत ज्यादा हो रही है, नो डाउट इसमें होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट करता है। अब बात पोलिटिसाइज हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि आपके प्रोग्राम इस बात की इजाजत देता है कि नहीं देता है। वहां से शुरू होती है, जब एवरीवेयर डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे ये चीजें हो रही होती हैं, तो वो इफेक्ट करती है। वो भी जैसे आपने कहा कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उन पर भी इन चीजों का असर होता है। जब पीसीबी का चेयरमैन, वो भी पीसीबी का भी नहीं बल्कि मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बार बार बदलेगा, पीसीबी का तो है ही कोई नहीं, तो वो किस तरह से, वो क्यों इफेक्ट नहीं करेगा कप्तान को और टीम को। और बाकी रही बात की तैयारी क्या हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे ना कि जैसे इंडिया ने आज शमी को खिलाया, आज उन्होंने सूर्य कुमार यादव को खिलाया, तो वो ये बेंच स्ट्रेंथ है कि वो आते ही 5 विकेट्स ले गया। हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी, उसामा को हमने खिलाया, उसने मैच ही हमें कॉस्ट कर दिया। तो बेंच स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि दैट प्लेयर इज की जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, वो सेम लेवल पर है कि वो किसी भी वक्त अंदर आएगा और वो खेल जाएगा। टिम सऊदी शुरू से एक मैच भी नहीं खेले, मैट हेनरी ने टूर्नामेंट खेलना ही नहीं था और वो टॉप विकेट टेकर्स में शामिल हो गए। रचिन रविंद्रा ने ये टूर्नामेंट शायद खेलना ही नहीं था अगर विलियमसन ठीक होते, तो वो आए और वो टीम का लाजमी हिस्सा बन गए। तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ का बेशक वो ट्रैवलिंग रिजर्व में है या नहीं है, सॉरी टू से, ये इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो
3 अगर ट्रैवलिंग रिजर्व को रिलीज करके इधर ले भी आया जाए तो मुझे नहीं लगता कि टीम में इस वक्त कोई जौहरी फर्क डाल सकेंगे। पहली बात क्योंकि आपको बताऊं मैं डॉक्टर साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से, और मैं बड़ा खुल के कहता हूं, मैम लीना, काशिफ, आप लोग सारे मुझे जानते भी हैं प्रॉपर। एक तो हारिस वनडे का प्लेयर नहीं है, फुटवर्क नहीं है, और उसका हेड और हैंड कॉम्बिनेशन ठीक ही नहीं है, उसकी ये सबसे बड़ा मसला है। और वो शॉट्स मारता है शॉट सिलेक्शन पर, कि मतलब मारी थोड़ी सी शॉट बस पीछे कर दी, आगे कर दी, इधर उधर मार दिया, वो जो आजकल मैं फैशन शॉट्स कहता हूँ, वो मारे, स्कोर कर लिया। लेकिन आप जब ऐसे खेलते हैं, आज आपने देखा विराट कोहली को डॉक्टर साहब, जब आप परेशानी में हो तो रुक जाएं, परेशानी से निकालें अपने आप को, टीम को, और मैच को फिनिश कर दें। इससे बड़ा, मैं स्टीव स्मिथ हो गया, कोई भी हो गया, केन विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं कहता हूं कि वो विराट कोहली की तरह आराम से खेलता है और आखिर में ले जाता है। मैं और कोई ऐसा नाम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अभी तक सारे अच्छा खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीकन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जहां नीदरलैंड वाली बात आई वहीं पे हमने देख लिया, फिर ये ड्रॉबैक है सबका। ये सर जाती संगमील की बात आ गई ना, कि जब आपने 50-50, 60-70 कर लिए और वो भी रहने बाल पे किए, तो वो जो कमी थी जब आप 367 चेज करने जा रहे हैं तो उसको आपने एक्सेलरेट करना है। अब बाकियों पर अगर बोझ छोड़ के चले जाएं, ठीक है आपने 750 के एवरेज से किया पर ओवर रन्स, लेकिन बाकी भी तो उतना ही बाकी है ना। तो आप ये बोझ अगर बाकियों पे छोड़ के जाएंगे कि जी मेरे तो 50 हो गए, मैं तो स्टिल टॉप 5 बैटर्स में आता रहूंगा दुनिया के, मेरा नंबर दूसरा या तीसरा या पहला होता रहेगा, तो इससे बात नहीं बनेगी। अच्छा ये बताएं, चलें आप लोग इससे निकलते हैं, हम इससे, काशिफ भाई, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, एक्सीलेंट बैटर है, कोई उसमें फ्लॉ नहीं है कि वो कोई रीज़न की वजह, लेकिन वो पता नहीं क्यों, या तो कैप्टेंसी प्रेशर की वजह से नहीं खेल पा रहा, क्या रीजन? पिचेस तो उसको सूट करती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है बाबर आजम। अब नहीं है ना यार, बहुत लंबा अरसा रहा है। पहले भी कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ये होती है कि आपने टीम के लिए खेल रहा था, उसको पिछले अरसलान आपने टीम के लिए खेलना है, अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं खेलना। आप प्लीज इन नंबरों से बाहर निकलें, पहला, दूसरा, तीसरा। रोहित शर्मा किस नंबर पे आता है? स्टीव स्मिथ किस नंबर पे आता है? डेविड वार्नर किस नंबर पे आता है? डैरिल मिचेल किस नंबर पे आता है? रविंद्रा किस नंबर पे आता है? कोई नंबर इनका नहीं है। लेकिन जब ये टीम में खेलते हैं तो ये अपने इटसेल्फ ये सारे मैच विनर्स हैं। हमारे पास कितने मैच विनर्स हैं? 0। हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर जिसको आप कह सकते हैं कि ये अब आ गया क्रीज पे, अब हम रिलैक्स होकर आराम से टीवी के आगे बैठ जाएंगे, ये मैच लेकर जाएगा? 0। कोई प्लेयर नहीं है आपके पास। नहीं, रविंद्रा के लेवल का ही कोई नहीं, रविंद्रा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, आप कोई मैच विनर आपने अभी तक प्रोड्यूस ही नहीं किया। आपने कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं प्रोड्यूस किया जिसके ऊपर हम रेस्ट कर सकें, कोई नहीं अभी हमारे पास। हमारी टीम की शक्ल ही सही नहीं बनती। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि 11 लड़कों पे आप टीम नहीं जिता सकते। ये तो अल्लाह अल्लाह करके आपने सऊद शकील को अब मौका दिया। 2 साल आप सऊद शकील के मजीद ज़ाया कर देने थे। अब्दुल्ला शफीक के सारे टाइम ज़ाया करी जा रहे थे। जिद पकड़ी हुई थी कि अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाना, वो नहीं खेल रहा फ़खर जमान, लेकिन उसको हटाना नहीं है, वो टीम के अंदर टीम का हिस्सा बंद कर रहेगा। ये कहाँ का असूल है? तो पक्का हो गया। वसीम जूनियर को आपने खिलाना नहीं है, जब खिलाते हैं तो पिटाई होती है, लेकिन उसको टीम का हिस्सा मुस्तकिल रखना है। प्लेइंग स्क्वाड में ऐसा प्लेयर जो इमर्जिंग एशिया के कप में जाकर भी परफॉर्म नहीं कर सका है। इंडिया की बी टीम नहीं, CDEF टीम के साथ भी वो नहीं परफॉर्म कर सका। आपने उसको उठाकर अपने ए टीम में डाल दिया। ये कहाँ की सिलेक्शन है? ये कौन पीछे बैठा है जो सिलेक्शन कर रहा है? मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। मैम लीना, मैंने इंटरव्यू किया हारून रशीद साहब का ना, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि जी चले, जमामुल हक साहब को हम कहते हैं जी कि उन्होंने ये लड़के सिलेक्ट करके दिए, ये सारी वही टीम है जो आपके कागजात थे, वही कागजात आके उन्होंने अनाउंस कर दिए। मैंने उनसे पूछा कि मोहम्मद वसीम जूनियर क्या इशू? कहते यार वो लेग साइड पे बॉल मारता है और बहुत ज़्यादा मारता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पूछा तो फिर उसको क्यों रखा हुआ था? तो कहने लगा ऑप्शन क्या था? तो मैंने कहा ऑप्शन तो बहुत थे, आप लोगों ने लिमिटेड कर दिए, कमरों में बैठ के ऑप्शन चेक करेंगे तो यही होगा। उनको शायद पसंद भी नहीं आई ये बात। खैर, उन्होंने कहा नहीं भाई देखें, ये काम होता है कि वो टैलेंटेड है, उसको इस तरह करें, ये कोचेस का काम है, हमारा काम है लड़के सेलेक्ट करके देना। मुझे ये चीज़ बताए मैम लीना, क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं थे? कोई अच्छे बॉलर के, पेसर की बात कर रहा हूँ, अगर नसीम शाह नहीं था तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अरशद इकबाल भी ऑप्शन नहीं था, मोहम्मद अब्बास भी ऑप्शन नहीं था, और भी ऑप्शन नहीं थे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। धानी ऑप्शन है, जमान खान गए, साहब गए में ऑप्शन। ये देखें, ये बड़ी अजीब सी एक बात है।
आप किसी को अगर कॉर्नर कर दे ना किसी सिचुएशन में, तो वो यही कहता है अच्छा फिर तुम ऑप्शन बता दो। तो यार ये तो बात नहीं होती ना, हम मैंने क्यों बताते हैं बताए। लाखों रुपए की अच्छा मैंने तनख्वाह बताए आप मैम लीना, ड्रॉ मैंने कर रहे हैं। बताए, मैंने ऑप्शन भी बताए। मैं तो देखता हाँ हूँ, मैं तो कवर करता हूँ भाई डोमेस्टिक को, मैंने तो फिर टिका के ऑप्शन बताने थे, मैंने बताए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये तो ऑप्शन तो हम बिल्कुल हम सारे डोमेस्टिक से इन्वॉल्व है, मैं सालों से उसकी कमेंट्री कर रही हूँ। अब इस तरह तो हम सब बता सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट से। ये 10-10 दफा आ चुके हैं, ये बैठते हैं, पर्क्स एंजॉय करते हैं, और बस सुबह हफ्ते में 2-3 दफा ऑफिस चले गए, और बड़े बड़े टूर्स मिल गए, फैमिली को पर्क मिल गई साथ। इस तरह के ये लोग हैं, इनको कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट से। अब आप इनमें से मैं आज आई वाज टेलिंग माय फादर के मैं इतने लोगों को जानती हूँ, इतनी क्रिकेट फर्टर्निटी को जानती हूँ, सिर्फ एक आदमी है जिसको मैं जानती हूँ जो पिच पढ़ सकता है, और उस बेचारे को कोई खास लिफ्ट ही नहीं है, वो शाह फैसल। अब वो इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, बड़े बड़े फॉरेन कमेंटेटर्स के साथ। एक काशिफ शबीर साहब ने भी किया। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ सिर्फ एक आदमी है जो वो पिच पढ़ सकता है। तो अभी इस तरह के लोग आगे आए, उनको आगे लाएं, वो नहीं लाएंगे। अब आप देखिए ये अली करीम बड़ी जबरदस्त बातें कर रहा है, ये कोई खवातीन को लेके आ रहा है, स्पिन कोच, फास्ट बॉलिंग कोच, क्योंकि ये देख रहा है कि किसने काम किया हुआ है, कौन बंदे ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। ये नहीं देख रहा कौन मर्द है, कौन औरत है, कौन कितना बुढ़ा है। पाकिस्तान में तो जितना बुढ़ा हो ना उसको उठा के ले आते हैं, जो 10 दफा काम कर चुका है एक्सपीरियंस के नाम पे। बिल्कुल ठीक है, ये बात हम देख भी रहे हैं। रीडिंग होती है इन लोगों में, आई एम सॉरी टू से। अच्छा जी, इसी पर ये जो बात कर रही है काशिफ भाई, इस पर आपसे और फिर मैं वापस आऊंगा तो डॉक्टर साहब से स्टार्ट करेंगे हम जरा अफगानिस्तान वाली बात। इसी पर ये जो बार बार रिपीटेशन हो रही है एक ही चेहरों की, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा, फिर कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे रिजल्ट। देखिए हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप धानी की बार बार बात करें, धानी का क्राइटेरिया क्या था कि उसने पीएसएल में 2 मैचेस अच्छे खेल लिए। हारिस का क्राइटेरिया क्या था कि उसने पीएसएल अच्छा खेल लिया। जो डोमेस्टिक खेल रहा है, जिस जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्कोर कर रहा है, उसको आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। खेलने के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा है तो आप ये सोचें क्या? नहीं, उसको आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो टैलेंट है वो कहाँ जा रहा है? बिल्कुल वो वेस्ट हो रहा है, रद्दी में जा रहा है वो सारा टैलेंट। इसलिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही। के लिए तो हमने हुरैरा को नहीं भेजा यार, कितना स्कोर किया। बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे वहां पर, जो स्कोर कर रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसको आप बुलाते नहीं है। आप ये कैटेगरी नहीं बना रहे कि आपको T20 कौन सी है, वनडे कौन सा है, टेस्ट मैचेस कौन से। चले इस पर तो हम बहस करते रहते हैं। वापस आएंगे जी ब्रेक से और प्योरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मैच पर बात करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे जाया जा सकता है। उसामा मीर होंगे, अगर होंगे तो क्या करेंगे, और नहीं होंगे तो उनकी जगह कौन हो सकता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे अब जरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का कल मैच है, बड़ा मैच है हमारे लिए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, उसामा मीर, शादाब, नवाज, ऑप्शन यही है, और हारिस रऊफ ये भी ऑप्शन है। इससे मज़ाक़ खेज बात क्या हो सकती है कि ये बड़ा मैच हो गया ना, कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम, हमारे बैट्समैन नंबर 1 नंबर 3 टॉप 5 में शामिल, और हमारा जो मैच है 9वें नंबर की टीम से बड़ा मैच हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है यही बातें जो हम पहले पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं कि हाँ वाकई ये बड़ा मैच है, क्योंकि हम जिस तरह से अफगानिस्तान से जीत रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उसमें वो हार जैसी ही जीत होती है। लेकिन अब के हम यही उम्मीद करते हैं, बैक करते हैं अपनी टीम को कि वो वापस आएंगे। ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ टीम के साथ साथ इंडिविजुअल्स को अपने आप पर वर्क करने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं कि हर एक खबर दे रहा हूँ आपको, एक एक्स्ट्रा स्पिन बॉलर के साथ जाएगी अफगानिस्तान सुबह। अफगानिस्तान एक और एक्स्ट्रा के साथ जाएगी तो फिर मतलब 5 के 5 स्पिनर खेलेंगे जी, 4 और 1 फारूकी खेलेगा। एक फारूकी खेलेगा, और फारूकी वैसे ही हमें बहुत तंग करता है। हाँ वो हमें ही करता है बेचारा, बाकी तो कुट ही खाता है वो। पता नहीं हमसे तो सर को ही कर लेता है तंग यार। मुजीब करेगा अटैक, मुजीब करेगा अटैक, वही सेम वो रखेंगे। एक ऑप्शन उन्होंने सोचा है अभी, जो उनकी डिस्कशन हुई है वहाँ पर, उसमें ये हुआ है कि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा स्पिन का रखें और एक कम कर लें, क्योंकि पेसर उनके चल भी नहीं रहे और हैं भी ढीले ढीले से। तो उन्होंने कहा पेसर्स की जगह, ये आपको बता रहा हूँ, सुबह ऐसा कर देंगे वो पिच देखेंगे और जाके मामलात कर लेंगे। अच्छा मैम लीना, उसामा मीर बड़ा हमने सबने मिलके ख्वाहिश भी की, जोर भी लगाया भाई खेल गया भाई, फिर 150 भी करवा दिए वार्नर के भाई ने, और ख़ुद भी कोई 82 रन दे दिए। खैर वो खुद उसके बनते हैं मैम, वो परेशान हो गया था वार्नर की विकेट से।
नहीं देखिए, कैच जो ड्रॉप करने का सिलसिला होता है ना, ठीक है, वो आज जडेजा से भी कैच ड्रॉप हुआ, किसी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे फील्डर से कैच ड्रॉप हो सकता है, उसका नुकसान तो हमें शदीद हुआ, बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन जो उसामा मीर को, किसी भी प्लेयर को पहले मैच में आप लाते हैं, बड़ी साइड से वो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर उससे कैच भी ड्रॉप हो गया, तो जाहिर है उसकी बॉलिंग में भी थोड़ी सी नर्वसनेस नजर आएगी। लेकिन अगर आप प्योरली उसकी बॉलिंग की बात करें तो हमें कई जगह नजर आया, उसने बॉल को टर्न भी किया, बाबर आजम ने एक स्लिप में उसका कैच भी ड्रॉप किया, तो एज अ बॉलर he wasn't bowling badly in spite of the nervousness, in spite of dropping that catch. और दूसरा देखें, वो डिजर्व करता था कि वो पहले मैच से खेले, शादाब नहीं डिजर्व करता था, वो तो 10 ओवर का बॉलर ही नहीं है। आप उसको एक फिर ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी टीम से ले आए, उसके फिर ड्रॉप भी हो गया कैच, वो नर्वसनेस मैम भी आ लीना, एक गई। चीज पूछूं आपसे, और इफ्तिखार फिर को पूरे ओवर क्यों नहीं करवाए? इफ्तिखार ने बड़े अच्छे ओवर किए थे, उसके ओवर हमने पूरे नहीं करवाए, स्कोर भी बहुत तो कम देखिए दिया ना, था, ये पता तो नहीं क्या हो रहा है। कैप्टनसी की बात है। ये उस्मान समयूद्दीन ने ट्वीट भी किया कि जब शाहीन ने मेडन ओवर कराया तो उसके बाद ही उसको अटैक से निकालने का क्या तुक था। तो ये तो सारी बातें जो कप्तान के देखने की। एक और बात जो बड़ी क्रूशल है, मैं ऐड करना चाहती थी कि किसी भी मैच में आपके जो टेल एंडर्स होते हैं, आखिरी चार, उनका आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में ये फर्ज ही है कि वो 70-80 रन ऐड करें। यानी कि नेदरलैंड ये कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये हमेशा करता है, इंडिया को भी जब चांस मिले तो उनके नीचे वाले प्लेयर्स बना देते हैं, इंडिया के फिर भी कम बनाते हैं, लेकिन बाकी टीमों के, इंग्लैंड के प्लेयर्स, कलीवुड ने बनाए, वोक्स बनाता है। भाई हमारे आखिरी 4-5 बिल्कुल ही इजी सरेंडर कर रहे हैं, बिल्कुल ही। नसीम शाह थोड़ी सी वो दिखा रहा था, स्पाइन उसने दिखाई भी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, और थोड़ा सा वो दिखाता है। लेकिन हमारे जो टेलेंडर्स है, अच्छा खासा वो बैट कर सकते हैं। शाहीन है, वो तो मतलब ही इज गॉट पोटेंशियल, रऊफ भी कर सकते हैं, जो भी, और हसन अली, उसामा मीर हसन है अली, या हसन है, इन सबको थोड़ा थोड़ा स्पाइन दिखाना चाहिए, ये एक जरूर। और आपने बड़ी अच्छी बात की एक और, कि नूर को मेरे ख्याल में वो लाएंगे अगर उनको कल उन्होंने एक और स्पिनर ऐड किया। और थोड़ा सा मैं अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात भी कर लूं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, इतने बुरे नहीं है उनके फास्ट बॉलर्स, काफी अच्छी लाइन लेंथ से बॉल करते हैं, अच्छी खासी पेस भी है, और अजमत ने भी उस दिन अच्छी बॉलिंग की। तो उनके उभरते हुए पेस बॉलर्स हैं, उनको इतना हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अगर स्पिनर इंक्लूड होता है तो टोटल पिच तो मुझे लग ही यही रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाएगा इंडिया, वो तो आपको ट्रैप करेंगे। हमें क्या करना है, बैटिंग में क्या करना है, टॉस जीतते हैं, क्या करना है? सर, जो पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है ना, पाकिस्तान को बैटिंग ही पहले करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त इस मेंटल स्टेट में है कि ये 250 भी चेज कर सके। 250 को चेज करते करते भी इनके आसाब बिल्कुल फूल जाएंगे। तो बेहतर यही है कि ये पहले बैटिंग करें, जितना भी टोटल लगाएं उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। क्योंकि अब अभी आपने देख लिया कि जो लास्ट में हमने किया गलती की, इतनी बड़ी गलती कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर वहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थी, उनके कंधे बिल्कुल झुके हुए थे, और हमने उनको वापस ही नहीं लाया, बल्कि एक दोबारा कंटेंडर बना दिया, सेमीफाइनलिस्ट का बड़ा कंटेंडर बना दिया। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि वो किसी भी बहुत ही अगर ऑड कंडीशन हो तो वो और बात है, अगर थोड़ी सी भी बेहतर कंडीशंस हैं, जो कि इंडिया में बहरहाल बैटिंग सपोर्टिंग पिचेस होती हैं, तो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 300 प्लस का टोटल लगा दे, जो कि थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन उसके बाद उसको कंटेन करना किसी हद तक मुमकिन होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान चेस पे जाएगा तो यही होगा जो पहले हुआ था। शॉर्ट सा कमेंट चाहिए डॉक्टर साहब, इंग्लैंड के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? बेन स्टोक हाफ फिट को खिला दिया है, फिर मैं जरा काशिफ भाई से एक डिटेल डिस्कशन इस पर करता हूँ। क्या क्या मसला है? बेन स्टोक्स को खिला दिया हाफ फिट को, अजीब, वो भी कंफ्यूज है। बेसिकली जब आपके पास सुपरस्टार ज्यादा हो जाएं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। या तो पाकिस्तान की तरह बिल्कुल सारे लो एंड पे आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18 में से जिसको मर्जी खिला दे, जिसको मर्जी निकाल दे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम बात तो बहुत कर रहे हैं कि उसको निकाल दे, उसको डाल दे, मुझे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ने वाला है। तो इसके अपोजिट जो इंग्लैंड को दरपेश मसला है कि वो सारे के सारे सुपरस्टार्स हैं, उनको समझ नहीं आती कि किसको बिठाएं किसको डालें। चले, जिसको भी डाल रहे मैम हैं लीना, आपने अच्छा कमेंट किया जी। मैम लीना, जल्दी से आपका इस पर कमेंट चाहिए मुझे। क्या करें अगर टॉस जीतें? और फिर ये जो मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड, इसका क्या प्रॉब्लम है? वो मोइन अली को तो बिल्कुल ही नहीं खिला रहे।
देखिए इंग्लैंड का कैप्टनसी का प्रॉब्लम है, बटलर को भी कुछ खास समझ नहीं आती। उस दिन उसने इतनी गर्मी में टॉस जीत के खुद फील्डिंग कर दी और फिर जब चेजिंग का वक्त आया तो वो इतने थके हुए थे कि दे कुडंट डू इट। तो ये मसला कप्तानी का तो उनका है, जैसे हमारा भी है। और दूसरा, हम अगर टॉस जीते तो हमें यकीनन पहले बैट करना चाहिए फ्री माइंड के साथ, चाहे टीम स्पिरिट जैसी भी हो, चाहे हम टॉप ऑफ द टेबल हो, जो भी है। आप अगर टॉस जीत लें तो इन कंडीशंस में आपको यकीनन बैट करना चाहिए, बड़ा स्कोर लगाना चाहिए और फिर डिफेंड करना चाहिए। काशिफ भाई, अब आता हूँ आपके पास। पहले तो इंग्लैंड, यही सवाल आपसे भी, क्या प्रॉब्लम चल रही है? मोइन अली का ना होना एक बड़ा अजीब सी बात है। 348 वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, एक सेंचुरी में एक जो है वो अजूबा हो जाता है। पाकिस्तान ने वो अजूबा कर दिया, बार बार ये अजूबे नहीं पाकिस्तान कर सकता। मैम लीना, अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर कि हमारे अटैक में से अगर एक हम कम कर लें हारिस रऊफी से, तो ये कोई गलत फैसला होगा? नहीं तो उसकी जगह इस वक्त किसको, मोहम्मद वसीम को खिला लें? नहीं, मैं सोच रहा था 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, शादाब को भी खिला ही लें जब खिलाना है तो। नहीं, मैं नहीं एग्री करती आप अरसलान आपसे, क्योंकि शादाब जो है मेरी नजर में बिल्कुल वनडे प्लेयर नहीं है। वो सारी दुनिया में T20 खेलते हैं, डोमेस्टिक भी नहीं खेलते, तो उनका तो फर्स्ट क्लास मतलब 10 ओवर्स करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे मर्जी वो जितना हम उनको ये सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस पे उनकी तस्वीर लगा दें, जो भी करें, एंड ऑफ द डे ही इज अ गुड T20 प्लेयर एंड दैट इज ऑल ही इज। तो मैं तो नहीं 3 स्पिनर्स के साथ जाऊंगी। हालांकि वो चेन्नई की पिच जो है लो स्लो है। अगर मैं आपकी सजेशन के साथ 100% अरसलान एग्री करती, अगर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स होते, ये रेलू कट्टे स्पिनर्स। अगर हम एक बैटर एक्स्ट्रा खिला के सलमान अली आगा खिलाएं मैम, तब भी नहीं जी? एक एक्स्ट्रा बैटर के तौर पे और बॉलर सलमान अली आगा खिलाएं, तब भी नहीं? नहीं, सलमान अली आगा को बेशक खिलाएं, मैं तो उनको बड़ा हाईली रेट करती हूँ, अच्छे प्लेयर है। लेकिन नवाज को जरूर ड्रॉप करें, बिकॉज ही लुक्स कंप्लीटली लॉस्ट। यार उसकी जगह मतलब लाएं किसको? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जल्दी से इस पे आपका कमेंट। जी, मेरा ख्याल है कि 3 स्पिनर्स के साथ ऑलरेडी हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं। अगर देखें तो इफ्तिखार पूरे ओवर करने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने 8 ओवर किए हैं। मेरा ख्याल उनको 10 ओवर करवाने की पूरी जरूरत है। बेहतर है कि इसी के साथ ही जाएं, लेकिन नवाज को यूटिलाइज बेहतर करें, उनको 18वें ओवर तक छुपा के ना रखें और उनको बैटिंग में भी कहीं यूज करें, ताकि वो ऐसा लगे कि वो बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग भी नहीं करते और बॉलिंग भी नहीं करते फिर भी ऑलराउंड कैटेगरी में खेल रहे हैं। वैसे कहते हैं कि अक्टूबर नवाज का है, देखिए अक्टूबर खत्म होने वाला है। जी गाजी भाई, देखें, पहली बात तो ये है कि हारिस रऊफ को मुस्तकिल टीम का हिस्सा रखें। उसको सिर्फ ये समझाएं कि यहाँ पर पेस काम नहीं करेगी, यहाँ वेरिएशन काम करेगी। अगर आपको याद हो दुबई का T20 वर्ल्ड कप, उसमें हारिस रऊफ खूबसूरत बॉलिंग करते थे, वेरिएशन पेस नहीं थी, वेरिएशन थी और उससे विकेटें वो लेते थे। हारिस रऊफ को वही करना पड़ेगा। और हारिस रऊफ की बॉल के अंदर ना स्विंग है ना सीम है, वो सीधी सीधी गेंद करने का मास्टर है। एक तो वो ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि देखें, टीम में फौरी चेंज करनी चाहिए। अगर नवाज नहीं खेल रहा तो उसको बाहर बैठा के सलमान अली आगा को लेकर आए ना, क्यों नहीं लेकर आ रहे? ये फिर वही हरकत कर रहे हैं कि फ़खर जमान को लटकाई गए। जब अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए तो उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो इससे सलमान अली आगा को लेकर आए, नवाज को करेंगे तो ठीक है ना, ज़रूरत नहीं, फ़खर जमान की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर बैठे हुए रेस्ट करे। आप सलमान अली आगा को ले आए, नवाज को जो है वो रेस्ट करें, लेकिन उसामा मीर को कल का मैच लाजमी खिलाएं। शादाब को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए टीम के अंदर। उसामा मीर को कल का मैच फिर खिलाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, उसामा मीर जो है इस टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप वही बात कर रहे हैं कि ज़ैम्पा पर उन्होंने ट्रस्ट किया और ज़ैम्पा ने फिर परफॉर्म किया। बिल्कुल इसको खिलाना चाहिए, उसामा मीर को खिलाना चाहिए, जितनी मर्जी पिटाई हो उसामा मीर। एटलीस्ट वो बॉलर तो है ना, रिकग्नाइज बॉलर तो है ना। आपके पास एक रिकग्नाइज बॉलर है स्पिनर, और वो है उसामा मीर। उसको प्लीज़ खिलाएं ज़रूर। चलें, इन सारों का ख्याल ये। बहुत शुक्रिया। मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे कनाडा से, बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सबका ख्याल है कि अभी हमें अपने सेट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और अगर खिलाना ही है तो इफ्तिखार को पूरे ओवर करा लें और नवाज का रोल बढ़ा लें। सब यही कह रहे हैं इसी पे ओके कि नवाज से कहें भाई कुछ कर ले तू भी, तुझे हम खिला रहे हैं, लेकिन उसामा मीर को मौका दें, उसामा मीर को ड्रॉप ना करें। एक मैच से जज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात, फिर देखेंगे जी पाकिस्तान क्या तैयारी करके आता है और पाकिस्तान क्या फैसले लेता है। टॉस से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।